जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। लास्ट वीडियो में हमने उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन किया था। आज बात करेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो हेडिंग डाल दीजिए, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण विभाजन। दोस्तों, प्रत्येक वर्ण का एक उच्चारण स्थान होता है और उसी के आधार पर उसको एक नाम दिया गया है। तो उच्चारण स्थान वह स्थान होता है जहाँ से मुख ध्वनि मुख के किसी अंग से टकराकर या घर्षित होकर बाहर निकलती है। जिस स्थान से वर्ण का उच्चारण होता है उसी आधार पर उसका नाम रखा गया है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, हम अगर मनुष्य के कंठ से लेकर के यहाँ पे कंठ है, अगर गला और लास्ट अपना क्या है, मुख है, तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, कंठ आएगा। या आपको ध्यान देना है, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, आपका कंठ आएगा। कंठ के बाद ऊपर क्या है, आपका तालु है। फिर आपका जीभ है, जीभ आपकी मुड़ेगी इसलिए मूर्धन्य। फिर दांत है और फिर आपका क्या है, मुंह है, जिसको हम होठ कहते हैं, ओष्ठिया। इसी आधार पर अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो सबसे पहले आपका होंठ होंगे, फिर आपका क्या होगा, दांत होंगे जिसे दंत्य कहा गया है, फिर मूर्धन्या यानी जीभ मुड़ेगी, और फिर आपका क्या होगा, तालव्य, और फिर लास्ट में क्या होगा, आपका कंठ्या। इसी तरीके से इन वर्णों का दोस्तों उच्चारण स्थान बनाया गया है। ये देखिए, सबसे पहला वर्ग आपका कंठ्य होगा, दूसरा आपका तालव्य होगा, तीसरा आपका मूर्धन्य होगा, चौथा आपका दंत्य होगा, पांचवा आपका ओष्ठ्य, चौथा ओष्ठ्य होगा, पांचवा ओष्ठ्य होगा। तो इस प्रकार से इसका क्या दिया गया है, वर्णों का विभाजन। अब देखिए आप दोस्तों, कई बार क्या होता है, किस तरीके से इसका वर्ण विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले जो क वर्ग है वो कंठ्य होता है, यानी क ख ग घ गौ। यहाँ तक तो सेम है, ये आपको ध्यान देना है, यहाँ तक सेम रहेगा। लेकिन दिक्कत करते हैं इसके अलावा जो अन्य वर्ण होते हैं। तो देखिए, ये च वर्ग है जो तालव्य होता है, ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, और ये ओष्ठ्य वर्ग है, ये ध्यान देना आपको। और प्रत्येक वर्ग के ये पांचवा वर्ण है। ये प्रत्येक वर्ग का पांचवा क्या कहलाता है, आपका नासिका। इसमें कंफ्यूज मत होइए, जो पांचवा वर्ण है उसे नासिका भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा वर्ण कंठ्य और नासिका है, कई बार इस प्रकार से प्रश्न बने हुए हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। धीरे धीरे वीडियो को देखते हुए आगे बढ़िएगा। अब देखिए, इसके बाद के जो वर्ण हैं, ये तो 25 वर्णों की सेटिंग हो गई कि किस तरीके से कौन सा कंठ्य होगा, मूर्धन्य होगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्वरों को लेना है। तो पहले वर्ग में आपको ले लेना है अ आ, ये है। दूसरे में आपको ई ले लेना है। दूसरे के बाद आपको ओ आ ई, और लास्ट वाले में आपने क्या ले लेना है, उ ले लेना है। ये याद रखिए, दो को छोड़ के क्या ले लेना है, उ। उसके बाद आएगा, फिर वापस आइए री वापस फिर यानी तीसरे वाले में रख देना। री के बाद आएगा दोस्तों ए आई को अलग लिख दीजिए, ओ आओ को अलग लिख दीजिए। फिर वापस आएगा आपका अंग और अह। तो अंग आपका क्या होता है, अनुस्वार यानी नासिका भी बोला गया है। अंग और अह कंठ्य के अंतर्गत ही आपको रखने हैं, ये याद रखना है, जिसे विसर्ग भी कहा जाता है। वैसे ये बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये ध्यान देना है। तो स्वरों का विभाजन हमने किस प्रकार से किया, सबसे पहले हमने अ आ लिखा, फिर ई लिखा, फिर दो छोड़े, फिर लास्ट में हमने क्या कर दिया, उ लिख दिया। फिर वापस आए, हमने री को लिख दिया, फिर ए आई ओ आओ को हमने अलग लिख दिया। अब हमने करना है, उसके बाद अगर हम सारे व्यंजन नहीं हुए, अब व्यंजन का हम सबसे पहले बात करेंगे ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन ये याद रखिएगा, तालव्य स्व ये हो गया, मूर्धन्य स्व इसमें आ जाएगा आपका, ये याद रखिए। सबसे पहले क्या आएगा, तालव्य स्व, यहाँ पे ये तालव्य स्व है, ये मूर्धन्य स्व है, और ये दंत्य स्व। इसी आधार पे इनके नाम दिए गए हैं, ठीक है। और एक आएगा आपका ह को वापस रख देना है। इसी क्रम में आपको ये रटना नहीं है, याद रखना है। अगर आप उसमें व्यंजनों को
व्यवस्थित करोगे इस तालिका में तो आपको पहले वाले को छोड़ के दूसरे से स्टार्ट करना है। तालव्य सौ यानी इस सौ को हम तालव्य सौ कहेंगे। ये वाला जो सौ है इसे मूर्धन्य सौ कहेंगे और ये वाला सौ आप दंत्य सौ कहेंगे और ह वापस, यानी जो हमारे ऊष्मीय व्यंजन थे तालव्य सौ, मूर्धन्य सौ, दंत्य सौ और ह वो व्यवस्थित हो गए हैं। इसके अलावा अंतस्थ व्यंजनों को व्यवस्थित अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पहले वर्ण में व्यवस्थित नहीं करना है, दूसरे में। सबसे पहले क्या आएगा आपका य, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, वो को अलग लिख देना है। फिर यहाँ पे आपका र आ जाएगा, फिर आपका क्या आ जाएगा, ल आ जाएगा। ये आपको ध्यान देना है, यानी आपका य, र, ल और वो, ये इस तरीके से आपको क्या करना है, य, र, ल और वो, इस तरीके से आपको व्यवस्थित करना है। तो सभी एक तरीके से व्यवस्था के आधार पर लग गए, क्योंकि इसी के आधार पर इसका वर्ण विभाजन किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। इसी के आधार पर वर्ण विभाजन किया गया है। अब देखिए ये ए आई और ओ आउ कई बार ये कंठ और तालु है, यानी पहले दूसरे में आपको पहले ए आई आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। कंठ और तालु को यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, इसीलिए इसका नाम कंठ तालु ए आई। कंठ और ओष्ठ ये आपका हो जाएगा आपका ओ आउ। फिर ये बहुत कंफ्यूज होते हैं, लास्ट में हमने वो को लिखा है तो लास्ट में क्या होता है, दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ, तो ये आपको दंतोष्ठ याद रखना है। इस प्रकार से आप लोग सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देखिए, कई बार परीक्षाओं में हिंदी 100 नंबर की आती है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है किस आधार पे इसका वर्ण व्यवस्था की गई है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप एक दो बार अगर समझोगे तो ये याद हो जाएगा, इसको रटना नहीं है। जो लोग नई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा ये चार्ट को बनाइएगा, एक दो बार बनाइए, याद आपको हो जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, टारगेट हमारा 15 दिन का रहेगा छोटी छोटी वीडियोओं के साथ। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो लोग पढ़ने वाले हैं उन्हें शेयर कीजिएगा। प्रत्येक दिन हम कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो डालने की, तो ज़रूर इससे पहले देखिए। और यदि जिन लोगों ने पूर्व में उत्तराखंड के इतिहास की वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर उसे पढ़िएगा, क्योंकि इसी तरीके से नोट्स के माध्यम से वहाँ पे बताया गया है, ताकि आपका फालतू समय बर्बाद ना हो। तो चलिए दोस्तों, जिनको पीडीएफ भी चाहिए होगी कमेंट कीजिएगा, या तो टेलीग्राम से आप लोग टेलीग्राम पे ज़रूर मैसेज कीजिए, ई बुक भी आपको मिल जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। अब है तीसरा आधार, क्योंकि हम वर्णों का विभाजन हमने इससे पहले की वीडियो में, कोशिश कीजिएगा एक सीरीज से पढ़ने की, ताकि आपके समझ में आसानी से आए। हमने वर्णों का विभाजन किया था उच्चारण के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, तीसरा था प्राणत्व और चौथा था आपका घोषत्व के आधार पर। ये आपको ध्यान देना है। आज हम बात करेंगे प्राणत्व या प्रयत्न के आधार पर वर्ण विभाजन। प्राणत्व या प्रयत्न के आधार पर दोस्तों 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका अल्प प्राण हो गया और दूसरा आपका क्या हो जाता है, महाप्राण। प्राण का अर्थ होता है, प्राण का अर्थ होता है दोस्तों श्वास या हवा। प्राण का अर्थ क्या होता है, श्वास या हवा। यानी जिन वर्णों के अल्प का मतलब क्या होता है, कम। इसी परिभाषा में इसका उत्तर है, जिन वर्णों के उच्चारण में कम हवा निकलता है या कम श्वास की आवश्यकता होती है उसे अल्प प्राण कहते हैं। महा का मतलब अधिक होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक श्वास की आवश्यकता होती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। ये आपको ध्यान देना है। अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ये याद रखिएगा। सभी स्वरों को अगर हम अल्प प्राण कहें, ये भी बोला गया है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा और पंचम वर्ण प्लस य, र, ल, व प्लस सभी स्वर। प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व प्लस आपका क्या हो जाएगा, सभी स्वर। ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण। इसके य, र, ल, व ये याद रखना है। इसके अलावा क्या होते हैं आपके महाप्राण कौन से होंगे, इसके अलावा जो भी बचे वो क्या होंगे, अब महाप्राण होंगे। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और चौथा वर्ण प्लस आपके ऊष्मीय व्यंजन तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, दंत्य स्व और ह, ये आपके क्या होंगे, महाप्राण होंगे। ये आपको ध्यान देना है। अब हम चार्ट से इसको समझने का प्रयास करते दोस्तों। ये चार्ट बनाया गया है,
और इस चार्ट में अगर हम लोग बात करें, क्या बात कही गई थी, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा आपका, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। ये आपको ध्यान देना है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ग क्या होगा आपका, महाप्राण कहलाता है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या कहलाएगा आपका, महाप्राण कहलाता है। यह आपको ध्यान देना है। ये देखिए, इसमें अलग कलर से हमने अलग अलग कलर किया है। ये वाले और ये वाले क्या होंगे आपके अल्प प्राण। इसको आप चार्ट से भी समझ लीजिएगा, पीडीएफ चाहिए होगी तो यहाँ पे अगला तरीका ये देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यहाँ पे ये समझाने का इस तरीके से भी प्रयास किया गया है। तो ये प्राणत्व के आधार पर आपका वर्णों का विभाजन हो गया। और लास्ट है इसमें दोस्तों घोषत्व के आधार पर, इसको भी हम चार्ट से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये याद रखिए। घोष का अर्थ क्या होता है, कंपन, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में वर्णों में कंपन होता है, कंपन अधिक होता है तो उसे सघोष कहते हैं स्वर तंत्रियों में, और जिनमें कंपन कम होता है उसे अघोष कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। सघोष किसे कहा जाता है, जो स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। तो सभी स्वर सघोष होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये याद रखिएगा। प्लस आपका यहाँ पे ह भी आ जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। इससे पहले वाले में ह इन्हीं के साथ आ रहा था, अल्पप्राण और महाप्राण में। प्लस आपका ह क्या होता है, सघोष होता है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस आपका ऊष्म व्यंजन, ये 300, यहाँ से ह हट जाता है, ये अपने आप में क्या कहलाता है, अघोष कहलाता है। नोट्स बना लीजिए। यदि आप लोग लाइब्रेरी में देख रहे हैं तो ध्यान से नोट्स को बनाते हुए आगे बढ़िएगा। बहुत आसान तरीके से बताने का प्रयास किया गया है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये अल्प प्राण महाप्राण के बारे में हम लोग बात कर चुके थे, घोषता के आधार पर हो चुका था। अब दोस्तों देखिए, ये जो पीडीएफ चाहते हैं उनके लिए कई बार हमने क्या ये प्रैक्टिस भी दिया है। प्रत्येक टॉपिक के बाद में हम एक प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे, तो ये प्रैक्टिस आपको ज़रूर ध्यान देना है। ये कुछ विलोम शब्द है, जैसे आपका अंकिंचन का धनवान, अभ्युदय का अवनति, उन्नति का अवनति, निस्तेज का तेजस्वी या कृत्रिम का प्राकृतिक। इस प्रकार से हमने याद करने के लिए, ताकि आप साथ साथ में पढ़ते पढ़ते आपको ये याद हो जाए। ये प्रत्येक टॉपिक के अंत में देने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग याद होते रहे, आपका कुछ फैक्ट भी हो। अब देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे मात्राओं के बारे में, क्योंकि मात्राओं का आगे हम शब्द पढ़ेंगे तो वहाँ पे मात्राओं की काफ़ी भूमिका होती है, ये आपको ध्यान देना है। स्वरों का छोटा रूप जो व्यंजन वर्णों के साथ मिलकर लिखा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे मो वर्ण में अ तथा आ स्वर का छोटा एवं परिवर्तित रूप क्रमशः मो तथा माँ हो जाता है। देखिए क्या कहा गया, अगर मो है व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला होता है, ये आपको ध्यान देना है। मैं कई बार बता भी चुका हूँ। अगर ये मो लिखा है सिंपल इस प्रकार से, ये शुद्ध नहीं है। ये किससे मिल करके बना होगा, आदमो धन ओ से मिल करके आपका ये मो बनता है, पूरा मो। ये आपको ध्यान देना है। आदमो में आ मिलाएंगे तो ये माँ हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो व्यंजन का शुद्ध रूप हलंत वाला होता है। इस परिभाषा से मतलब ये होता है प्रत्येक व्यंजन में हलंत लगा होता है। और अगर वो पूरा लिखा गया है जैसे मो को, इसका मतलब ये मिक्स है, इसमें ओ मिला हुआ है। अब देखिए दोस्तों, अगर हम मात्राओं की बात करें तो हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं मुख्यतः मानी जाती है, ये आपको ध्यान देना है। ओ का अपना कोई मात्रा नहीं होती है, लेकिन स्वरों के साथ होता है। आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, ये आपको ध्यान देना है।
अब देखिए, मात्राएं स्वरों का परिवर्तित रूप होती है। चूंकि अ प्रत्येक व्यंजन में शामिल रहता है, इसलिए अ को अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। यदि कोई व्यंजन अरहित है तो उसे लेखन में व्यक्त करने के साथ हलंत लगाकर लिखा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब देखिए, रुपया ये लिखा गया है, रू की मात्रा किस प्रकार से लगती है। छोटी ऊ और बड़ी ऊ, ये मात्राओं का कुछ उदाहरण दिए गए हैं। एक रुपया होता है, रौ के साथ भी ऊ की मात्रा कैसे लगती है। अब ये रुपया में छोटी ऊ की मात्रा, आप कई बार अगर रू लिखा है तो आप एक ही मात्रा यहाँ घुमा देते हो इस प्रकार से। तो अगर ये इस प्रकार से आधा घुमा है, ये इस प्रकार से रौ को ध्यान देना, ये घुमा है तो ये आधा रौ है। रुपया में छोटा ऊ की मात्रा आती है। अगर यहाँ पे एक गोल बना है तो ये बड़ा ऊ की मात्रा होती है। जैसे रूप, रूप एक ये लिखा है, रूप एक ये लिखा है, दोनों में अंतर होता है। रूप में बड़ी ऊ की मात्रा आती है, ये आपको ध्यान देना है। इसी प्रकार से आपको रुपया हो गया, या रुख हो गया, या गुरु हो गया, या आपका सूर्य हो गया, या कुर्सी हो गया, ये छोटी ऊ की मात्राएं हैं। और रूप, रुई, रूठना, रूड, ये अपने आप में क्या है, बड़ी ऊ की मात्राएं होती है। ये आपको ध्यान देना है। रौ का अन्य प्रयोग के बारे में हम लोग बात करेंगे। रौ का उच्चारण होता है तो उसे लेखन को कई बार रौ में भी कन्फ्यूजन, शब्द शुद्धि में ये काफ़ी आपके काम आएगा, ये ध्यान देना है। ठीक है, ये ध्यान देना है कि शब्द शुद्धि में भी कई बार आता है। जैसे आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाएगा, सूर्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, कार्य इस प्रकार से लिखा जाएगा, पर्यावरण इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहाँ पे ये दोनों सेम हो गए, लेकिन एक कुछ अशुद्धियाँ, इधर अशुद्ध वाले और इधर शब्द शुद्धि बना रखा था, ये ध्यान देना। पर्यावरण, धर्म, कई बार धर्म, एक धर्म होता है और एक धर्म होता है, इन दो शब्दों में भी अंतर है। देखिए, यहाँ पे रेफ यानी जो रॉ का प्रयोग किया गया है वो किस प्रकार से किया जाता है। कर्म, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि क अपने आप में जो ये कर्म है, ये यहाँ पे रॉ आधा है और यहाँ पे रॉ पूरा है, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पे भ्रम लिखा है, यहाँ पे रॉ पूरा है, यहाँ पे भी भ्रम, अगर ये हो जाएगा अंतर आपका। जैसे हम कर्म और कर्म वाला समझने का प्रयास करते हैं, ये कर्म है, ये कर्म है, तो क ये किस तरीके से लिखा जाएगा। ये पूरा क है तो पूरा क को अगर इन शब्दों को अलग अलग करेंगे, पूरा क प्लस ओ, ये तो हो गया क। तो ये ऊपर वाला रॉ है, ये आधा रॉ है, इसको अलग 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 करेंगे। फिर ये मोह है तो मोह भी क्या हो जाएगा, आधा मोह धन ओ। कर्म इस प्रकार से ये हो जाएगा। कई बार व्यवस्थित करने के लिए आता है, शब्दों को खोलना आपको जरूर आना चाहिए। इसी प्रकार से ये कर्म है तो ये आधा क है, दूसरा वाला कर्म अगर हम इसे लें, ये आधा क है, इसके साथ और नहीं आएगा, प्लस रॉ पूरा रहता ये, तो आधा रॉ धन ओ आएगा, प्लस मो, आधा मो धन ओ, ये आपको ध्यान देना है। तो इन दोनों में से ही आप समझ लीजिए शब्दों को खोलना किस प्रकार से खोला जाता है, तब जा कर के इनको हिंदी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाता है कि कौन सा शब्द पहले आएगा। जिस प्रकार से रीजनिंग आती है कई बार कि व्यवस्थित कीजिए अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर, इसी प्रकार से ये हिंदी वर्णमाला में भी आते हैं। तो शब्दों को जरूर खोलिए, ये नहीं कि आपने आइडिया से ये पहले आ गया या ये बाद में आ गया। पहले एक एक शब्द को, एक एक वर्ण को खोलिए। ये क है तो ये पूरा क है, आधा क प्लस मो कीजिए। ये आधा क है तो इसमें और नहीं आएगा, तो पहले कौन सा आएगा ये आपको ध्यान देना है। पहले आएगा ये, फिर आएगा ये। इसी प्रकार से आप इनको भी व्यवस्थित कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। एक शब्द इस प्रकार से दिया गया है, मो धन आओ, ये माँ हो गया। फिर ये हो जाएगा, ये रॉ पूरा है, यहाँ पे ये रॉ आधा है तो ये आधा रॉ, यहाँ पे हलंत लगेगा। फिर ये क पूरा है तो आधा क प्लस ओ आएगा यहाँ पे। फिर ये सौ आएगा, आधा सौ प्लस ओ। इस प्रकार से ये लिखे जाते हैं दोस्तों, ये ध्यान देना है। तो दोस्तों, ये हमारी मात्राओं से छोटे छोटे टॉपिक आपके हो गए। अब हम बात करेंगे आगे
जो भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने बात किया था ध्वनि या वर्ण होता है। ध्वनि या वर्ण, ध्वनि या वर्ण मिलकर के क्या बनता है दोस्तों? अक्षर बनता है, जो हम पढ़ चुके हैं। अक्षरों से मिलकर के आपका शब्द बनता है, शब्द से मिलकर के आपका पद बनता है, पद से मिलकर के आपका पदबंध बनता है, और पदबंधों से मिलकर के लास्ट क्या होता है? आपका वाक्य होता है। और यही तो पूरा हिंदी व्याकरण है जो हमें पढ़ना होता है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, विकारी अविकारी शब्दों के बारे में। तो अब हम बात करेंगे और आगे स्पीड से पढ़ने का प्रयास करेंगे शब्द के बारे में, ये आपको ध्यान देना है। तो आगे की वीडियो के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक, नई एनर्जी के साथ। जय हिंद।